आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। क्या हिंदू ट्रस्टों में भी मुस्लिमों को इजाजत देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे कई तीखे सवाल। जल्द होगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, 20 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकती है घोषणा। कांग्रेसियों का मनोबल कैसे बढ़ा पाएंगे राहुल गांधी? गुजरात में पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड से अलग क्या हुई बात? यूट्यूबर महिला ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, बाइक पर शव रखकर ड्रेन में फेंका। मुख्यमंत्री योगी की नाराजगी के बाद अयोध्या के डीएम हटाए गए। गाजा के 1/3 हिस्से पर इजराइल का कब्जा, टुकड़े टुकड़े हो रहा फिलिस्तीनी क्षेत्र। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, अरब देशों में खामोशी, उभर रहे भारत के पड़ोसी इस्लामिक देश। महंगे सोने ने बिगाड़ दिया खेल, देश में कम गोल्ड आया। केसरी चैप्टर 2 ने रिलीज से पहले मचाया धमाका, एडवांस बुकिंग शुरू। और दिल्ली और राजस्थान के बीच मैच के बाद सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बात। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ कानून 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। आज फिर से इस मामले पर सुनवाई होनी है। कल हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर सवाल उठाते हुए इसे गैर संवैधानिक बताया। कपिल सिब्बल ने दलील पेश करते हुए कहा कि पुराने कानून के तहत बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम होते थे। नए वक्फ कानून में गैर मुस्लिमों को जगह दी गई है। ये अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। इस पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चलिए बताते हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी कर सकती है, लेकिन बुधवार को आदेश जारी करने से पहले अदालत ने सुनवाई जारी रखने का फैसला लिया। आज गुरुवार को इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। वक्फ एक्ट से जुड़े 3 संशोधनों पर अदालत अंतरिम आदेश दे सकती थी। पहला मुद्दा वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के डिनोटिफिकेशन और दूसरा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की मौजूदगी। वक्फ संपत्तियों के विवाद में कलेक्टर को मिले अधिकारों से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने अपील की थी कि अदालत अंतरिम आदेश जारी करने से पहले उसकी दलीलें सुने। समय की कमी के चलते अदालत ने सुनवाई आगे बढ़ा दी है। आज फिर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट दलीलें सुनेगी। बीजेपी संगठन चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। हफ्ते भर के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों के नामों पर भी चर्चा की गई। अगले 2 से 3 दिनों में आधा दर्जन प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा की जा सकती है। यानी कि बीजेपी 18 से 19 अप्रैल तक कई प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। साथ ही 20 अप्रैल के बाद कभी भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा कर सकती है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस में बड़े बदलाव की बात कही है। उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि पार्टी में स्थानीय नेताओं को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए, साथ ही फैसला लेने के अधिकार भी स्थानीय स्तर पर ही होने चाहिए। राहुल गांधी इससे पहले भी गुजरात में कांग्रेस की कमजोर स्थिति पर चिंता जता चुके हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने गुजरात की एक सभा में कहा, हमने कांग्रेस में बदलाव लाने का फैसला किया है। मैंने आपके जिले के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने मुझसे कहा है कि हमारे बीच की प्रतिस्पर्धा विनाशकारी है, रचनात्मक नहीं। दूसरी बात, स्थानीय लोगों को टिकट विस्तार में शामिल नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि पार्टी में अंदरूनी कलह और स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट मिलने में परेशानी होती है। राहुल गांधी ने कहा है कि जिले के अध्यक्षों को असली ताकत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, चर्चा का मुख्य मुद्दा था कि जिले को अहमदाबाद से नहीं चलाया जाना चाहिए, जिले को जिले से ही चलाया जाना चाहिए। जिले के नेताओं को मजबूत किया जाना चाहिए। जिले के अध्यक्ष को जिम्मेदारी और शक्ति सौंपी जानी चाहिए।
मेरठ के सौरभ हत्याकांड को लोग भूले भी नहीं थे कि अब हरियाणा से यूट्यूबर महिला के प्रेमी संग पति की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में उलझी हुई गुत्थियों को भी पुलिस ने सुलझा लिया है। इसी कड़ी में एक और खुलासा हुआ है। यूट्यूबर सुरेश के साथ मिलकर महिला रवीना ने अपने प्रवीण का गला घोटकर दिन में ही हत्या कर दी थी, लेकिन शव को ठिकाने लगाने के लिए रात होने और सबके सो जाने का इंतजार किया। पुलिस रिमांड के दौरान हिसार जिले के प्रेम नगर निवासी यूट्यूबर सुरेश ने बताया कि प्रवीण ने रवीना के साथ उसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद प्रवीण झगड़ने लगा तो रवीना के साथ मिलकर बेड पर ही चुन्नी से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस रिमांड के दौरान यूट्यूबर सुरेश ने पुलिस को बताया कि रवीना के साथ इंस्टाग्राम पर उसकी जान पहचान हुई और फिर वे साथ में शॉर्ट वीडियो बनाने लगे। करीब 1.5 साल से रवीना उसके संपर्क में थी, जिसकी भनक उसके पति को लग चुकी थी। हत्या के दिन रवीना के घर पर ही प्रवीण ने दोनों का आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद उसकी हत्या की गई। प्रवीण की हत्या के बाद दिन भर रवीना नॉर्मल रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 16 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। खास बात यह है कि अयोध्या के जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद उनके पद से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई अयोध्या निवासी प्रभुनाथ मिश्रा आत्महत्या प्रकरण में हुई मजिस्ट्रेटी जांच पर उठे सवालों के चलते की गई है। अब इस मामले में पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है और इसकी आंच अयोध्या के SP से लेकर जोन स्तर तक के अधिकारियों तक जा पहुंची है। सरकार ने चंद्रविजय सिंह को अब विशेष सचिव अव्यवस्थापना एवं प्रौद्योगिकी विकास विभाग में भेजा है। उनकी जगह निखिल टीकाराम फुडे को अयोध्या का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने 1/3 गाजा पट्टी पर पूरी तरीके से सैन्य नियंत्रण स्थापित कर दिया है और इसे सुरक्षा क्षेत्र में बदल दिया है। इसके साथ ही इजरायली सेना दक्षिणी गाजा पट्टी में एक नई विभाजन रेखा मोराग कॉरिडोर का विस्तार कर रही है। सेना ने एक इंफोग्राफिक वीडियो जारी किया है, जिसमें मोराग कॉरिडोर को राफा और खान यूनिस के बीच के क्षेत्र से गुजरते हुए दिखाया गया है। यह राफा को खान यूनिस और मध्य गाजा से अलग करता है। IDF ने एक बयान में कहा, ऑपरेशन के हिस्से के रूप में IDF ने पूरे गाजा में कई प्रमुख क्षेत्रों और रास्तों पर पूर्ण परिचालन नियंत्रण हासिल कर लिया है। पट्टी के लगभग 30% क्षेत्र को अब परिचालन सुरक्षा परिधि के रूप में नामित किया गया है। वीडियो में दक्षिणी गाजा का सबसे बड़ा शहर खान यूनिस पूरी तरह से तबाह दिखाई दे रहा है। केवल कुछ इमारतें बची हुई हैं जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। गाजा में इजरायली हमले को लेकर अरब देशों में शांति है, लेकिन दक्षिण एशिया के इस्लामिक देश खूब उबल रहे हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों में इजरायल के खिलाफ नफरत की आंच देखी जा रही है। इन देशों का वश चले तो ये इजरायल का नामो निशान मिटा दे। मालदीव ने इजरायली नागरिकों के देश में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि बांग्लादेश में इजरायल के खिलाफ खूब प्रदर्शन किए गए हैं। पाकिस्तान तो यहूदियों के खिलाफ नफरती जहर उगलने के लिए हमेशा से कुख्यात रहा है। बांग्लादेश में पासपोर्ट पर एक नया लाइन जोड़ा गया है कि यह पासपोर्ट इजरायल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए वैध है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता नाकाम होने के बाद इजरायली सेना ने एक बार फिर से गाजा पट्टी में भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। युद्ध विराम समझौता टूटने के बाद शुरू हुई इजरायली हमलों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इजरायल और हमास के बीच युद्ध के बाद से ही अभी तक करीब 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल का दावा है कि उसकी लड़ाई में करीब 18,000 से 20,000 हमास के लड़ाके मारे गए हैं। गोल्ड इंपोर्ट साल भर पहले के मुकाबले 205% बढ़ गया है। यह पिछले वित्त वर्ष के किसी महीने में सालाना आधार पर दूसरा बड़ा उछाल रहा। पूरे वित्त वर्ष 2025 में सोने का आयात साल भर पहले के मुकाबले 30% ज्यादा रहा। हालांकि इस दौरान आयात होने वाले गोल्ड की मात्रा साल भर पहले से कमी रही, लेकिन कीमतें 34% उछलने के चलते आयात का आंकड़ा बढ़ गया। सोने की कीमतों में काफी तेजी आई है। मार्च में 38,784.11 करोड़ रुपए का गोल्ड इंपोर्ट हुआ, जो साल भर पहले के इसी महीने में 12,718.69 करोड़ रुपए का था।
था। इस तरह 204.9% की बढ़त रही। पिछले वित्त वर्ष के किसी महीने में सबसे बड़ा सालाना उछाल अप्रैल में रहा, जब गोल्ड इंपोर्ट 209% बढ़कर 311.4 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। वहीं नवंबर में साल भर पहले से 188% बढ़कर 9.8 बिलियन डॉलर का आयात हुआ था। अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे की केसरी चैप्टर 2 साल की मच अवेटेड फिल्म है। करण सिंह त्यागी द्वारा निर्देशित कोर्टरूम ड्रामा इतिहास के एक भूले हुए अध्याय को सामने लाती है और सी शंकरन नायर की अनसुनी कहानी बताती है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इसका काफी बज बना हुआ है और फैंस इसके बड़े पर्दे पर दस्तक देने का इंतजार कर रहे हैं। इन सब के बीच केसरी 2 की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। केसरी 2 ने एडवांस बुकिंग में अब तक काफी कमाई कर ली है। धर्मा प्रोडक्शन के तहत करण जौहर द्वारा निर्देशित केसरी चैप्टर 2 साल 2019 में आई केसरी की सीक्वल है। केसरी 2 जालियांवाला बाग हत्याकांड के सच को उजागर करती है। फिल्म को लेकर काफी हाइप क्रिएट हो चुका है। वहीं अब इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 32वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। दोनों टीमों के बीच खेला गया मैच पहले टाई हुआ। इसके बाद सुपर ओवर के खेल में दिल्ली की टीम ने बाजी मार ली। मैच में अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली ने अपने घरेलू मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए थे। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी, वह भी 20 ओवर में 188 रन ही बना पाई। ऐसे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला टाई होकर सुपर ओवर में पहुंचा। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए सुपर ओवर में भी खूब रोमांच देखने को मिला। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर फैंस भी एक के बाद एक रिएक्शन देते चले गए। इस सीजन में बैक टू बैक 2 थ्रिलिंग मैच के बाद क्रिकेट फैंस की तरफ से सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ सी आ गई। दिल्ली और राजस्थान के मुकाबले से पहले पंजाब किंग्स ने लो स्कोरिंग मुकाबले में केकेआर को हराया था। ऐसे में मीम्स की बाढ़ आना तो तय ही था।